पास ये जिसका प्रेजेंटेशन है वो बॉक्स डायरी में जमा हो जाए तो आपके हाँ, इंशाल्लाह, वो ले लेंगे सबसे। इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। दाऊदी साहब शुरू कीजिए। जी, शुरू करें? जी, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 इसका पार्ट बी जो है वो स्कूल सब्जेक्ट्स पे मुनहसिर है और इसका चैप्टर 2 लैंग्वेज एजुकेशन पे है। पेज नंबर 133 से 174 जुमला 42 पेजेस इसके हैं। एक चीज जो हम इसमें देखते हैं, जो एनसीएफ का मेन टाइटल है जिसके ऊपर तस्वीर है वो बड़ी मानाखेज है और उसका अक्स हमको इस पूरे डॉक्यूमेंट पर नजर आता है। इसमें हम देखते हैं कि हर बच्चा अलग अलग कारकर्दगी में एक्टिविटी में मसरूफ है और ये इस बात का इशारा करता है कि ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ एक पेशकदमी है और तकरीबन हर चैप्टर ऐसे नजर आता है जैसे उसकी तरफ पूरी कोशिश की गई है। लैंग्वेज एजुकेशन में जो चैप्टर है इसमें 7 सब हेडिंग्स हैं। पहला सब हेडिंग है एम्स मकासिद, दूसरा सब हेडिंग है नेचर ऑफ लैंग्वेज, नेचर ऑफ नॉलेज, तीसरा सब हेडिंग है करंट चैलेंजेस, चौथा है लर्निंग स्टैंडर्ड्स और ये सबसे बड़ा इसमें चैप्टर है। पांचवा है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन, छठा है पेडागॉगिक स्ट्रेटजीज और सातवां और आखिरी है असेसमेंट्स। और इसको बहुत खूबसूरती से इन 7 सब टॉपिक्स में तकसीम किया गया है और कोशिश की गई है कि लैंग्वेज एजुकेशन का जो बड़ा प्रोस्पेक्टिव है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें कवर हो जाए। हम आते हैं पहला मकासिद में। 5 मकासिद इसमें प्रिपरेटरी स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक, जो मिडिल स्कूल है वहां तक, मिडिल एंड सेकेंडरी तक इसको कवर करने की कोशिश की गई है। उन 5 में जो छोटे स्टेजेस हैं उसमें जिसकी तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है वो है जखीरे अल्फाज और तेज ख्वानी। जैसा इस बात की तरफ इशारा किया गया कि बचपन में जो लैंग्वेजेस में जो लैकोना है वो इसीलिए होता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जखीरे अल्फाज नहीं जमा कर सकता और तेज पढ़ नहीं सकता। तो तेज ख्वानदगी पूरी तरीके से उसके अंदर आए और जखीरे अल्फाज ज्यादा हो। दूसरा उसका मकसद है बच्चा लिखने और समझने, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग राइटिंग स्किल उसके अंदर आ जाए। तीसरा अहम मकसद है उसके अंदर तनकीदी सलाहियत आए। और उसके बाद पांचवा अहम मकसद है वो ये कि बच्चा कि जो लैंग्वेज पढ़ रहा है उसमें वो तज्जिया करने के, बहस करने के, डिस्कशन करने के, अपना इजहार करने के और उसके अंदर तख्लीकी सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाए। लास्ट वन है वो हमालिसानी मल्टीलिंगुअल में वो एक्सा महारत हासिल कर ले। ये 5 मकासिद को सामने रखकर ये पूरा लैंग्वेजेस का एक चैप्टर बनाया गया है। दूसरा है नेचर ऑफ लैंग्वेज। नेचर ऑफ लैंग्वेज में ये बताया गया है कि जो जुबान भी आप सिखा रहे हैं बच्चे को, वो जुबान सिखाने के लिए एक अलग एंटिटी की जरूरत नहीं होती, बल्कि जुबान टोटली कोरिलेटेड होती है तहजीब और समाज से। तो जो जुबान भी होगी उसमें तहजीब की और समाज की पूरी तरीके से अक्कासी होगी, उसके कस्टम्स की, उसके रिवायात की, नाम्स की, उसकी हिस्ट्री की, और उन्हीं को उजागर करते हुए जुबानदानी में महारत पैदा की जाएगी। ये नेचर ऑफ नॉलेज होगा पूरे लैंग्वेजेस का। गोया इससे इस बात की तरफ इशारा है कि जो कंटेंट आने वाला है वो कंटेंट हिंदुस्तानी समाज की अक्कासी करेगा। करंट जो चैलेंजेस हैं उनमें ये बताया गया है 3-4 जो असल इस वक्त लैंग्वेज सिखाने में जो चैलेंजेस मौजूदा हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें बयान किया गया। पहला चैलेंज ये करिकुलम फ्रेमवर्क ये बताता है कि इस वक्त स्कूल्स में
जुबानदानी लैंग्वेज पर सबसे कम तरीन उसका जो है इस वक्त स्टैंडर्ड है। जुबान सीखने में बच्चे जुबान के इजहार में या उसकी महारत में दीगर सब्जेक्ट्स के मुकाबले में बहुत ही कम तरीन उसका जो है स्टैंडर्ड पाया जाता है। दूसरा चैलेंज इस वक्त ये है कि जितने स्कूल्स हैं उनमें जो टाइम टेबल है उसमें बहुत कम वक्त लैंग्वेजेस को दिया जाता है। तीसरा चैलेंज ये है कि जो मवाद जुबान सिखाने के लिए जरूरी है वो मवाद मुख्तलिफ लिहाज से या मुख्तलिफ सतहों पर, छोटी से लेके सेकेंडरी सतह तक, उसका मियार इंतहाई पस्त है, बहुत लो है। इस मियार के साथ बेहतरीन जुबान बच्चे नहीं सीख सकते। चौथा एक अहम चैलेंज जो बताया गया है वो ये कि मियारी असातिज़ा का, मियारी जुबान सिखाने वाले खुद असातिज़ा का जो स्टैंडर्ड जुबान में, उसका बहुत बड़ा फुकदान पाया जाता है। ऐसे असातिज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। फिर जो बच्चे, और एक चैलेंज जो बताया गया है वो ये कि बच्चे जुबान कैसे सीखते हैं उसकी सही स्ट्रैटेजी और उसका सही मंसूबा बनाने में आज के टीचर्स नाकाम हैं। आखिरी जो चैलेंज बताया गया है वो ये कि जो असेसमेंट जुबान में किया जाता है, जो इम्तिहान लिया जाता है, जो आजमाइश की जाती है, वो पूरे का पूरा मेमोरी बेस्ड और हाफिजे की बुनियाद पे ये आजमाइश की जाती है। अब इन चैलेंजेस को सामने रख के नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि इन चैलेंजेस का सामना करते हुए किस तरह लर्निंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाए। यही इस पूरे दूसरे चैप्टर की बुनियाद और उसका जो है उसका मरकज यही चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है ये। इसमें जैसा कि जो पॉलिसी थी हमारी एनईपी 2020 की, उस पॉलिसी के तहत जो कहा गया था कि जुबानों में R1, R2 और R3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया जाएगा, तो इसमें भी R1, R2, R3 के लिहाज से R1 वो लैंग्वेज करार दिया गया जो या तो मदर टंग है या लोकल लैंग्वेज है या होम लैंग्वेज है। R2 उसको कहा गया जो मदर टंग के अलावा अंग्रेजी हो सकता है या कोई और दूसरी जुबान हो सकती है, उसका चॉइस भी दे दिया गया। R2 और R1 को छोड़कर, यानी मदर टंग को छोड़कर, लोकल लैंग्वेज को छोड़कर और अंग्रेजी को छोड़कर R3 और एक नई जुबान उसमें जो है शामिल की गई है। एक खास बात जो इसमें करिकुलम में, फ्रेमवर्क में शामिल की गई है, पहले पॉलिसी में ये कहा गया था कि बच्चा इसको जो है बच्चे को इस बात की आजादी होगी कि वो किसी भी अपनी मदर टंग या लोकल लैंग्वेज को चुन सकता है। लेकिन करिकुलम फ्रेमवर्क में ये बताया गया कि स्टेट और रिलेवेंट बॉडी विल डिसाइड व्हाट विल बी द R1, R2 और R3। ये थोड़ा सा जो है एक महदूदियत आ गई है पॉलिसी को छोड़कर। तो इसमें R1, R2, R3 पे हम लर्निंग स्टैंडर्ड्स की बात अगर हम करें तो इसमें दो चार चीजें पेश की गई हैं। पहले ये मकासिद बयान किए गए हैं कि क्या मियार मुकर्रर होना चाहिए। R1 के बारे में ये मियार बनाया गया कि बच्चा 8 साल यानी ग्रेड 3 तक, 3rd स्टैंडर्ड तक रीडिंग में और राइटिंग में इतना खुद मुक्तफी हो जाए कि किसी दूसरे की मदद के बगैर वो आसानी से लिखने और कोई भी किताब लिखने और उस जुबान में पढ़ने के वो काबिल हो जाए। इतना उसे स्टैंडर्ड उसका स्टैंडर्ड इतना बुलंद किया जाएगा। R2 के बारे में ये स्टैंडर्ड में बनाया गया है कि ग्रेड 6 तक वो रीडिंग राइटिंग में खुद मुक्तफी हो जाए। इसका मतलब ये है कि 3 साल तक होम मदर टंग में, 6 साल तक मदर टंग के अलावा दूसरी जुबान में, और 6 साल नहीं, सॉरी, 6th स्टैंडर्ड, 6th ग्रेड तक और 9वीं क्लास तक बच्चे को
तीनों जुबानों में एकसा रीडिंग और राइटिंग की सलाहियत में वो खुद मुक्तफी हो जाए, ये उसके लिए गोल मुकर्रर किया गया है। उसके बाद स्टैंडर्ड्स में जो लिया गया, 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया, वो ये कि इसके गोल्स क्या होंगे, कॉम्पिटेंसीज क्या होंगे और लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। गोल्स और कॉम्पिटेंसीज इन दोनों को मिलाकर ये कहा गया कि एक बच्चे के अंदर जो सलाहियतें पैदा होनी चाहिए वो ये कि किसी R1, R2, R3 में वो अपनी बात पेश कर सके, डिस्क्राइब, इजहार कर सके, समराइज, किसी चीज का खुलासा बयान कर सके, उसके अंदर खुलासा करने की महारत पैदा हो जाए, डेमोन्स्ट्रेट, किसी चीज को वो बयान करने के काबिल बन जाए, ओरल प्रेजेंटेशन, जुबानी तौर पे बच्चा किसी किताब या किसी मजमून या पोयम में किसी चीज को पढ़ने के बाद वो अपने तौर पर उसके इजहार में काबिल हो जाए, एप्लीकेशन, उसका किसी दूसरे जो पढ़ा है और समझा है दूसरे माहौल में या खुद इस वक्त के माहौल में अप्लाई करने, उसको इतलाक करने की उसके अंदर काबिलियत आ जाए, ड्राइंग कंक्लूजन, नतायज अखज करने के वो काबिल हो जाए, माइंड मैपिंग के वो काबिल हो जाए, मंसूबाबंदी, वो अपने जहन में जो है मुख्तलिफ जो माइंड मैपिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं उसके वो काबिल हो जाए। हायर एजुकेशन में 3 खास बातें शामिल की गई हैं और बहुत खूबसूरत चीजें हैं ये, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। वो ये कि हायर लेवल पे वो इस बात की कॉम्पिटेंसी पैदा करे कि किसी जुबान में अगर कोई मजमून उसके सामने है तो वो उसकी प्रूफ रीडिंग कर सके कि उसके अंदर क्या गलतियां हैं, उसको एडिट कर सके, उसके अंदर जो अगर कोई सेंटेंस सही नहीं है तो उसको सही बना सके, सही मफहूम के लिहाज से सेंटेंस काट के फिर अपने तौर पे उसे एडिट कर सके। और किसी भी जुबान की जो सबसे अहम चीज है जिसको अगर कोई आदमी उस पर अगर इस्तेदा हासिल कर लेता है तो वो जुबान में बहुत आगे जाता है, वो है वर्ड रूट्स, मस्दर जिसे कहते हैं, मुश्तखात, एक लफ्ज से कितने अल्फाज निकलते हैं, क्या क्या उसके माने हो सकते हैं, ये इसके ऊपर हायर लेवल पे खास उसके ऊपर फोकस किया गया है कि वर्ड रूट्स की तरफ तवज्जो दी जाएगी। और आखिरी चीज ये है कि मैसेजेस, ताज़ियती मैसेजेस किस तरह बनाना चाहिए, तारीफी मैसेजेस किस तरह बनाना चाहिए, मुख्तलिफ जो है कार्ड्स वगैरह किस तरह करें, कम्युनिकेशन, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को किस तरह कम्युनिकेट करें, क्रिटिकल लिसनिंग, एक चीज सुनने के बाद उसके अंदर तनकीदी सलाहियत पैदा हो, और आर्ट ऑफ रेजिंग क्वेश्चंस, किस तरह उसमें से सवालात बनाए जाएं, सवालात किस तरह किए जाएं, अप्रिसिएशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, हायर लेवल पे जो है किसी भी इस्तेहसान अदब जिसे उर्दू में कहा जाता है या इस्तेहसान नज्म नसर, उसको जो है अप्रिसिएट करना, किसी कलाम के नसर के उसके अक़साम, सुखन, खास तौर पर जो लिटरेरी ब्यूटी पाई जाती है, सर्फ और नहू के मुख्तलिफ किस्में जिस तरह पाए जाते हैं, लैंग्वेजेस के जो स्टाइल्स हैं, हर एक के लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है, उस्लूब क्या चीज होती है, मुख्तलिफ लिखने वालों के असालिब किस तरह होते हैं, फिर ये सारी चीजें सामने रखने के बाद तख्लीकी सलाहियत उसके अंदर पैदा होना, या अब उसके तख्लीकी सलाहियत के आने के लिए 3 स्टेजेस बनाए गए हैं। एक तो ये कि किसी कंटेंट को देख के लोअर लेवल पे बच्चा देखना और समझ जाना, ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया, और हायर लेवल पे ये बनाया गया कि किसी कंटेंट को देख के बच्चा उसे अपने अल्फाज में नकल करना। हायर लेवल पे ये बताया गया कि किसी कंटेंट को देखने के बाद बच्चा अपने तौर पे अपना अदब तख्लीक करे और उसको अपने अल्फाज में एक नए स्टाइल से वो जो है दे सके। मिडिल लेवल पे जो R3 में खास तौर पे ये किया गया कि डिजिटल रीडिंग स्किल्स बच्चे के अंदर पैदा हों, ये एक नई चीज इसमें शामिल की गई मौजूदा टेक्नोलॉजिकल दौर के लिहाज से। जो डिजिटल रीडिंग है और बुक रीडिंग है, इसको ये कहा गया कि दोनों में शिफ्ट होने में बच्चा जरा भी हिचकिचाहट या उसमें जो है कोई डिफरेंस महसूस ना हो।
एक किताब पढ़ने में बच्चा जिस इन्हेमाक से पढ़ता है और जिस लिहाज से वो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, उसी तरह डिजिटल रीडिंग में भी बच्चा उसी तवज्जो और अटेंशन के साथ पढ़ सके, ये चीज पैदा होने की कोशिश की गई है। फिर दूसरे ये कि मिडिल में बाई लिटरेसी उसके अंदर खास तौर पे पैदा हो, ये इसकी तरफ खास तौर पे तवज्जो दी गई है। जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें यह बताया गया कि R1 R2 में उसमें ये सेकंड, अब उसके बाद का जो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन में भी बहुत जबरदस्त बेहतरीन उसको भी जो है उसका भी बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत बेहतरीन अंदाज से इसमें पेश किया गया है। एक तो ये बुनियादी बात कही गई है कि R1 और R2 के जो प्रिंसिपल्स रहेंगे वो मुकालिमाती टाइप के रहेंगे, कन्वर्सेशनल बुनियाद रहेगी इसकी कंटेंट सिलेक्शन की। दूसरे ये कि ये प्रिंसिपल थॉट प्रोवोकिंग होगा, जो कुछ भी होगा वो महज मेमोरी बेस्ड या एंजॉयमेंट बेस्ड या प्ले बेस्ड नहीं रहेगा, बल्कि हर चीज बच्चे को कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। जो उसमें इसमें मुख्तलिफ आसामी जुबान, तमिल जुबान और कन्नड़ जुबान में ज्यादा मिसालें इसमें मुख्तलिफ दी गई हैं और बहुत खूबसूरत स्टोरीज इसमें जो है मिसाल के तौर पे पेश की गई हैं, जो बच्चे को खास तौर पे एम्पैथी, दूसरों की हमदर्दी करना, दूसरों की मदद करना और मौजूदा जो समाज है उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने आप को तैयार करना, खास तौर पे खिदमत खल्क के जज्बे को उभारने वाली ऐसी कई स्टोरीज इसमें शामिल की गई हैं। बहुत खूबसूरत स्टोरीज हैं। और इसमें जो कंटेंट, जो स्टैंडर्ड, जो कंटेंट सिलेक्शन के लिए जिस किस्म का कंटेंट शामिल करना चाहिए उसमें रोल प्ले, ड्रामास, इंटरव्यूज और कन्वर्सेशनल, क्लासरूम में दिलचस्पी रखने वाले और फन प्ले, ये सारी चीजें को शामिल उसमें जो है रखा गया है। रीडिंग स्किल्स पैदा करने के लिए जो चीजें शामिल की जानी चाहिए उसमें कहानियां, नज़में, हल्के फुल्के मज़ामीन, डायरीज, ये नई चीजें हैं जो इस वक्त शामिल हो रही हैं। डायरीज, कॉमिक्स, कार्टून्स, खुतूत और सफरनामे। इसमें जो प्रिंसिपल सामने रखा गया है वो ये कि ये नोन और अननोन इन दोनों पर मुनहसिर होंगे और मुख्तलिफ जो ग्लोबल इस वक्त सिनेरियो है मज़ामीन का, लैंग्वेजेस का, कई नॉवेल्स में से, पोएम्स में से और मुकामी जो कबायली जो नज़में हैं, ज्ञानपदास जिसे कहते हैं, उनको भी खास तौर पे शामिल किया गया और मुख्तलिफ ऐसे खुतूत हैं, सफरनामे हैं, डायरीज हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल की गई। राइटिंग स्किल्स के लिए जो प्रिंसिपल्स इसमें शामिल किए गए वो ये है कि इस तरह राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए कंटेंट डिजाइन किया जाएगा जो सिंपल हो, बच्चों के लिए जॉयफुल हो और दूसरे ये कि बच्चा अपने तौर पे ओन सेंटेंस बना सके, महज नकल कर देना या अल्फाज को लिख देना या जो है उसकी सिर्फ लफ्ज बनाने की काबिलियत पैदा होने के मुकाबले में आगे बढ़ के छोटे छोटे वो जुमले जो अपना ओन सेंटेंस बनाने की तरफ बच्चों की उस कॉम्पिटेंसी को तैयार करते हैं, वैसा सिलेबस इसमें शामिल किया गया। मसलन ये दिया गया कि कंप्लीशन ऑफ स्टोरी, टाइटल मेकिंग, एक स्टोरी दे दी गई, कहा गया कि इसका क्या बेहतरीन टाइटल हो सकता है, हेडलाइंस ऑफ इंसिडेंट वगैरह वगैरह राइटिंग स्किल्स के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए। दूसरा, एनईपी के जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज को शामिल करते हुए उन पर मुनहसिर लैंग्वेजेस के लिए ऐसी नज़में, ऐसी कहानियां और ड्रामे और मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। एक और बहुत अच्छी बात इसमें मुझे यह दिखी कि
जो वैल्यूज एनईपी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डेवलप करने वाला कंटेंट लाजिमन इसमें शामिल किया जाएगा। ये एक नया और अच्छा जो है डेवलपमेंट है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और एक और प्रिंसिपल इसमें ये कहा गया कि एनईपी वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ ज्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाएगी कि लोकल, रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इसमें शामिल हो, और कल्चरल उसमें जो है जो अक्कासी है रंगीनी की, वो अक्कासी इसके अंदर शामिल हो। जो लर्निंग आउटकम इसमें बयान किया गया है वो ये कि ओन आइडिया प्रेजेंटेशन के उस लैंग्वेज में बच्चा काबिल हो जाए। मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे कहा गया कि फंक्शनल लैंग्वेज स्किल्स। अब जो हायर लेवल है, हायर लेवल पे जो प्रिंसिपल बनाया गया वो ये कि बच्चा ग्रुप डिस्कशन के काबिल हो, डिबेट हो, डे टू डे जो लाइफ है, ट्रैफिक है, मुख्तलिफ किस्म के जो इस ड्रॉट्स हैं, जो फ्लड्स हैं, जो रोजाना उस अपनी जिंदगी में बच्चा जो देखता है, ऐसे मसाइल के हल के लिए क्या किया जाना चाहिए, बच्चे को स्कूल एजुकेशन से ही उसकी तरबियत देने के लिए लैंग्वेज को एक टूल की हैसियत दे दी गई है, और इसमें ऐसे ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट का इजाफा किया जा रहा है। एक और अहम चीज जो लैंग्वेज में इस मर्तबा शामिल हो रही है वो ये कि मुख्तलिफ जो खुतूत की अक़साम है वो सारे इसमें शामिल कर दिए गए हैं। कॉलेज में किस तरह जो है खुतूत होते हैं, लेटर्स हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं, गवर्नमेंट को लेटर्स देने का तरीका क्या होगा, कमर्शियल क्या होगा, बैंक में अगर देना हो तो क्या होगा, ईमेल किस तरह इन सारे लेटर्स में तैयार किया जाना चाहिए, वो सारी चीजें, उन सारों का अहाता इस लैंग्वेज लर्निंग में किया जाएगा। फिर उसी तरह आर्टिकल्स राइटिंग है, न्यूज राइटिंग है, रिपोर्ट्स है, फीचर स्क्रिप्ट्स हैं, एड्स बनाना है। उसमें थोड़े थोड़े इस वक्त जो मौजूदा जो लैंग्वेज की किताबें हैं वो 10th और 10th स्टैंडर्ड में इसकी जो चीजें हैं वो बहुत इब्तदाई सतह पे हैं, लेकिन इसमें ये जो अब जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है वो उससे शायद स्टैंडर्ड रहेंगे। चौथा ये है कि जो 3 मिनट बाकी है ट्राइबल, आपके लिए। 25 अच्छा मिनट। जी, जो ट्राइबल स्टोरीज और असनाफ सुकन है, खवायद है, तरकीब जुमला है, वो सारे इसमें जो है इस वक्त शामिल किए गए हैं। जो पेडागॉगिक स्ट्रेटजीज हैं वो हैं अल्फाज के माने, मफाहिम, सियाको सबाक समझना, जखीरे अल्फाज में इजाफा, अर्ली स्टेज में फोनीम तलफ़ुज़ है, वर्ड रिकॉग्निशन है, और मल्टी कल्चरल टेक्स्ट के साथ मिडिल स्टेजेस में क्रिटिकल लिसनिंग है, ओरल प्रेजेंटेशंस है, पैनल डिस्कशंस, इंटरव्यू, एंकरिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, रिव्यूज है, फोकस प्रैक्टिस एंड रिपीटेड रीडिंग है, लर्निंग टू रीड एंड रीडिंग टू लर्न। ये जो स्ट्रैटेजीज हैं वो उसमें अपनाए जाएंगे। आखिरी चीज है असेसमेंट्स। असेसमेंट में 5 टूल दिए गए हैं। एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। जो सबमेटिव असेसमेंट है वो हाफ ईयरली और ईयरली होगा, इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल उसी तरह होगा। फॉर्मेटिव में 4 चीजें दी गई हैं। एक तो वर्कशीट्स से जो है उसका असेसमेंट होगा, मुख्तलिफ जो है काम जो दिए जाएंगे। दूसरा है रोल प्ले। ये उस्ताद के पास एक चेकलिस्ट होगी, क्लासरूम में मुख्तलिफ रोल प्लेस कराए जाएंगे और उसमें बच्चा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है अपना इजहार बयान में, अपने जो है मुख्तलिफ किस्म के जो उसको जो रोल दिया जा रहा है उसमें वो बच्चा कितना जो है अपना माफियूज ज़मीर का इजहार कर रहा है। तीसरा है प्रोजेक्ट्स। उसको मुख्तलिफ स्टडी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, विजिट्स दिए जाएंगे, ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे और उनको कितना बेहतरीन प्रेजेंट करता है उसके ऊपर मार्क्स रहेंगे। फिर चौथा है ओरल प्रेजेंटेशन। बच्चा किस तरह जो है अपनी बात पेश कर रहा है। ये 4 चीजों के ऊपर उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। एक और चीज इसमें शामिल की गई है वो जी, एक मिनट जरा, मेरी छोटी सी गुफ्तगू चली है। मुस्तफा साहब, ये हम लोगों के जूम लिंक में कुछ गड़बड़ है शायद। अभी मैंने 3 आवर्स के लिए इसको बनाया था, ये अगेन जो है 2-4-5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसको और कंटिन्यू करेंगे तो फिर मुझे लिंक बनाना पड़ेगा। तो
आज इसको यहीं पर दाऊदी साहब के थ्रू पर कंक्लूड करें, कल फिर हम लोग 7:30 से शुरू करें या क्या करेंगे? कल कर लें। आप सलीम साहब अगला जो बनाएंगे वो गूगल मीट पर बनाइए। गूगल मीट पे खैर वो कर डिस्कशन कर लेंगे। हम आज पहले ये तय कर ले कि हम आज ये सेशन यहीं पर कंक्लूड करेंगे और कल फिर हम लोग 7:30 से शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन दाऊदी साहब की बात पूरी आ जाने जी बस दीजिए। चलिए, बस अगर आज जी नहीं दाऊदी आती तो कल कंटिन्यू कर सकते हैं वो। साहब। हाँ इंशाल्लाह जी दाऊदी जी साहब। जी 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 एक चीज जो जैसे ही वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, अगर उस वक्त तक मेरी बात नहीं आई तो इंशाल्लाह कल और 5-6 मिनट में मैं उसको कंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि ये पूरे सिर्फ जो है उसके मेन पॉइंट्स है। आखिरी जो इसके ऊपर हमारी क्या राय होना चाहिए वो अभी मैं प्रेजेंट नहीं कर सका हूं। तो पोर्टफोलियो के के नाम से एक चीज इसमें आई है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव के अलावा जो वर्कशीट्स है, उसके अलावा एग्जाम पेपर्स, क्रिएटिव राइटिंग बच्चे के, रिपोर्ट्स, ड्राइंग्स, लेटर्स और क्राफ्ट वर्क, मसलन ग्रीटिंग कार्ड्स है, मैसेजेस है, जो कुछ ये बच्चा उसमें रखेगा वो पूरे मिलाकर एक पोर्टफोलियो तैयार किया गया है। यानी एक प्रोग्रेस कार्ड है बच्चे का, उसे पोर्टफोलियो का नाम दिया गया है, जिसमें वर्कशीट शामिल होंगे, एग्जाम पेपर शामिल होंगे, क्रिएटिव राइटिंग शामिल होगा, रिपोर्ट शामिल होंगे, ड्राइंग्स शामिल होंगे, लेटर्स होंगे और क्राफ्ट वर्क्स और ग्रीटिंग कार्ड्स। इसमें बच्चा अपनी जुबान में किस तरह, उसकी बुनियाद पे उसका पोर्टफोलियो होगा। जो चेकलिस्ट के अलावा बच्चे उस्ताद के पास चेकलिस्ट होगी। हेलो, अरे तो मैं भी कर लेता क्या बात? जी कंटिन्यू करें। हेलो दाऊदी साहब बोलिए। हाँ जी जी, तो चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन है और क्वेश्चन है। ये 4 बुनियाद है जिसके ऊपर असेसमेंट करने के लिए कहा गया है। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस। अब ये पूरे लैंग्वेज एजुकेशन में मुझे जो चीज नजर आई वो 3-4 चीजें हैं। पहली बात यह है कि लैंग्वेज 1 फिर भी बच्चा चूंकि मदर टंग है आसानी से उसे कैच कर लेगा। R2 और R3 आमतौर पे जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें R2 और R3 का स्टैंडर्ड बहुत कम होता है एज ए सेकंड लैंग्वेज, एज ए थर्ड लैंग्वेज। अब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, वो करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है कि R1, R2 और R3 ये तीनों में भी मियारी इस्तेदाद कायम होगा। तो अब जो होगा वो बच्चे के ऊपर लैंग्वेजेस का अच्छा खासा बार होगा। एक ज़हीन बच्चा और आगे बढ़ने वाला बच्चा ही इन तीनों में सही मानों में इस्तेदाद पैदा कर सकेगा, या वैसी जो है उसको स्टैंडर्ड अगर टीचिंग मिल रही है तो ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और बच्चा मल्टीलिंगुअल के काबिल हो जाएगा। दूसरी अहम चीज ये है कि इसके लिए जो टीचर्स फराहम होना है, वो टीचर्स के बारे में अभी ये बिल्कुल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क खामोश है और पॉलिसी ये कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता उन टीचर्स को जो इस वक्त अवेलेबल हैं उन्हें ही बाइलिंगुअल बनाकर पेश किया जाएगा। मैं नहीं समझता कि उसके साथ जो है ये स्टैंडर्ड्स शायद मेंटेन होंगे। ये एक बड़ा फ्लॉ है, इस पर गवर्नमेंट को खास तौर पे मुतवज्जे करना चाहिए कि इतने अच्छे करिकुलम फ्रेमवर्क को लैंग्वेजेस में आगे बढ़ाने के लिए सही तौर पे टीचर्स की फराहमी जरूरी है और इसके लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के टीचर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। तीसरी अहम बात यह है कि जो मिसालें दी गई हैं वो सिर्फ आसामी, तमिल और कन्नड़ की ही मिसालें हैं। ऐसे करिकुलम फ्रेमवर्क को हम मजीद ये इस वक्त वो दे सकते हैं, इन गवर्नमेंट को मशवरा दे सकते हैं कि मुख्तलिफ जुबानों में, खास तौर पे हिंदी के साथ साथ उर्दू है, अरबी है, कलीला दिमना वगैरह की जो मुख्तलिफ जो स्टोरीज हैं बच्चों के लिए, ऐसे स्टोरीज को भी शामिल करके, भले ही उसमें नामों को चेंज करना पड़े हिंदुस्तानी नामों के लिहाज से, लेकिन ऐसे तमाम जुबानों में जो अच्छी चीजें हैं उनको लाजिमन इसमें शामिल किया जाए, ये हम मशवरा दे सकते हैं।
आखिरी बात यह है कि इस वक्त हमको अंग्रेजी में और उर्दू में जो मौलाना अफजल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, माइल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह की स्टोरीज, मुकालिमे वगैरह वगैरह पेश की थी, अंग्रेजी में अब हमको वैसे ही बेहतरीन अंदाज से ये सारे अदबी जो हमारे मैदान हैं, इनमें हमको